सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काबीना का इजलास, बहुत अहम बात हुई और चीनी के हवाले से, आटे के हवाले से बात हुई और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कह दिया कि कुछ भी हो जाए वो जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लेकर आएंगे। इसी पर बात करेंगे। फिर आर्मी चीफ़ ने जो कोयटा में डॉक्टर्स हैं, बलूचिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एमरजेंसी जो किट्स हैं वो भेजी हैं। इसके अलावा और जितनी भी पोलिटिकल स्टोरीज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। वाकई ये बड़ा एक ज़बरदस्त कदम उठाया आर्मी चीफ़ ने। कल कोयटा में डॉक्टर्स के साथ जो कुछ हुआ और फिर जिस तरह उन्हें बंद किया गया, तस्वीर भी छपी। आर्मी चीफ़ ने जो किट्स उन्हें भेजी हैं, मुझे लगता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको ये काम कर लेना चाहिए था, वफाकी हुकूमत को ये काम कर लेना चाहिए था और ये नौबत यहाँ तक ना आती। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा किया जो आर्मी चीफ़ ने उनको किट्स भेजी हैं, तो डॉक्टर्स को अब वो अपने सही अंदाज में काम कर सकेंगे। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू आर्मी चीफ फॉर दैट एंड दिस इज़ वंडरफुल एंड वी ऑल सल्यूट टू आवर फोर्सेस फॉर टेकिंग अप दिस इशू। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा अहम मामलात पर हुई है बात। वो जो उनका डिसीजन था वो भी आया, जो कैदियों को रिहा करने के हवाले से था, तो वो उसका आ गया लिखा हुआ जजमेंट। सब जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। तमाम मुलज़मान को वापस लाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के जो फैसले थे, और ये देखा जाएगा कि ये क्या कानून था, इसमें किसी ने कानून को उसमें तजावज़ किया। वो 184(3) की तहत उसको उन्होंने ले लिया सुओ मोटो नोटिस कोर्ट ने, तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। फिर काबीना की जो आपने जिक्र किया, इनसाइड स्टोरी, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आज जो काबीना को ब्रीफिंग दी गई और वहाँ पर जो इनसाइड स्टोरी है वो हमें पता ये चला है कि बहुत आज सवाल व जवाब हुए काबीना में और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से बहुत सवाल किए गए। उनसे ये पूछा गया कि जब आपने ये सारी कार्रवाई हो रही थी तो आपने एक वो बनाई हुई थी बैनुल वज़ारती कमेटी भी, तो उसकी कितनी मीटिंग्स हुई, और एक जो मामला है अगर एक दफ़ा उसमें ईसीसी में या काबीना ने उसका फ़ैसला कर लिया था, ऐसी सूरत हाल थी जिसको मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के कितने इजलास हुए। ये मकसद ये था सवाल व जवाब का कि ये पता चल सके, अंदाज़ा हो सके कि कितने लोगों को क्या पता था। लेकिन जो एक ज़बरदस्त बात वज़ीर-ए-आज़म ने कही, उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल तक इसके फोरेंसिक आ जाएंगे। और ये मैं आपको बात बता दूँ, किसी तरह से भी जो आदमी इसमें मुलव्वस है, जिसने ये मामला बनाया है, पैसा बनाया है, उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से काबीना के अंदर आज खफगी थी। जहांगीर तरीन साहब ने जिस तरह मीडिया पर आकर इसको ये बताने की कोशिश की है कि ये शायद आज़म खान साहब की और उनकी लड़ाई थी और वो भी असूलों पर मबनी लड़ाई थी। वो ये कह रहे थे कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तब्दील होना चाहिए, और आज़म खान साहब ये कह रहे थे कि देखें ये ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट करती है, हम हुकूमत चलाते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि नहीं जी, अच्छे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको शामिल करना चाहिए हुकूमत में, और वो हमें कॉस्ट भी नहीं करेंगे, फ्री उनकी सर्विसेज मिल जाएंगी। ये मामला इस तरह से नहीं है जैसे जहांगीर तरीन साहब बयान कर रहे हैं। राना साहब भी बैठे हुए हैं, हम तब ये बोल न्यूज़ का हिस्सा थे, बहुत अरसा पहले हम ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि जिस वक्त ये इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरू में ये जो कमेटी थी, मुज़ाकराती कमेटियाँ, उसमें से जहांगीर तरीन साहब को आउट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। ये तो बहुत पहले की बात है। और फिर जहांगीर तरीन साहब भी बड़े खफा हुए, उन्होंने कहा कि बस एक दफ़ा मुझे अगर निकाल दिया गया है तो अब मैं दोबारा वापस नहीं जाऊँगा। तो ये एक जो दूरी है उनकी, उसके हवाले से हम ये तो कई महीनों कबल की बात हम बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब के बीच में एक मामला जो था वो था जिस पे उनकी आपस में सरगमहरी थी और वो आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। अब ये कहना कि ये आज़म खान साहब को मैं कहता रहा और उन्होंने और काबीना के लोग बहुत सारे खफा हैं, ये सारी बातें जो है इमरान खान साहब और काबीना ने आज ये उसमें डिस्कस हुई और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको पसंद नहीं किया।
काबीना के अरकान ने भी इसको पसंद नहीं किया कि अभी जब ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि 25 अप्रैल को फोरेंसिक आ जाएगी, तो उसके बाद क्या ज़रूरत थी कि आप जाके आप मीडिया में लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको हैरानी होगी कि एक इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा ये एनालिसिस दिया है जहांगीर तरीन साहब ने कि 2013 में जो तहरीक इंसाफ हारी थी, तो उसके बाद मेरी मीटिंग हुई और मैं डाटा लेके गया और पूरा मैंने बताया कि ये फैमिलीज़ हैं, इतने लोग हम हारे हैं। तो उसके बाद उनमें से 60% जो अभी जीते हैं वो लोग थे जिनको पॉलिटिकल फैमिली से हम लेके आए, और ये मैंने थ्योरी दी थी कि हमें जो नामवर शख्सियात को शामिल करना चाहिए। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी इमरान खान को बनाने में मेरा किरदार था। इमरान खान जैसे कोई एक मोम का गुड्डा है और उसका अपना कुछ भी नहीं था, और ये सब जहांगीर तरीन ने बनाया, या दूसरे लोग कह रहे हैं ये सब आज़म खान ने बनाया, कोई कह रहा है जनाब ये शाह महमूद कुरैशी ने बनाया। भाई ये सारे लोग जो तहरीक इंसाफ के मेंबर बने, राना साहब, ये बल्ले पर वोट की वजह से मेंबर बने। इनमें इनकी अपनी किसी की इतनी औकात नहीं कि ये अपने हल्के से इलेक्शन भी जीत सके। ये सारे के सारे इमरान खान की बदौलत ये पार्लियामेंट में पहुंचे, इमरान खान की बदौलत ये सूबाई असम्बलीज में पहुंचे, इनको वजारतें मिली, ये हुकूमत में आए, लोगों ने वोट दिया इमरान खान को। अब वो बैठ कर ये कह रहे हैं जनाब ये हमने फलां मेंबर को शामिल कर दिया था, फलां फैमिली को शामिल कर दिया था, मैंने बनाया। और वो तो एक टोन उनकी वज़ीर आज़म वाली है। वो तो वैसे तो वो कहते हैं ना कि मैं अगर डिस्क्वालीफाई ना होता तो पंजाब का वज़ीर आला होता, लेकिन मैं उनको मुसलसल फॉलो कर रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ। वो तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद वज़ारत उज़्मा वो समझते हैं कि उसके वो हकदार थे, क्योंकि वो तो हर चीज़ में वो कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ज़रूर बताएं, कमेंट करें। एक बात जो आपसे भी मेरी बात हो रही थी कि जो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि, और उसको तस्लीम किया जहांगीर तरीन साहब ने, कि एक जो 6 ग्रुप्स में से जो एक ग्रुप है शुगर माफिया का, उसने बाकायदा धमकी दी कि बुरे नताइज की धमकी दी। तो सवाल ये है कि फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। अब शहजाद अकबर साहब वज़ीर ममलिकत हैं, FIA के वो इंचार्ज हैं, और वो कह रहे हैं कि धमकी दी गई एक ग्रुप की तरफ से, तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक को पकड़ा नहीं किया गया। शहजाद अकबर साहब ने एक और भी सर अरशद शरीफ साहब को जब इंटर्व्यू दिया तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन वाले धमकी दे रहे हैं। दिस इज व्हाट ही सेड, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। देखें बात ये है भाईजान, मैं आपको अर्ज करूं कि जो बात है जहां तक इसका ताल्लुक है ना कि जहांगीर तरीन साहब से, समी साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इमरान खान साहब ने जब ये शुगर का केस आया था और इसकी इब्तदाई तहकीकात हुई थी और ये बात सामने आ रही थी कि जहांगीर तरीन साहब इसमें मुलव्वस हैं, तो इमरान खान साहब ने अपने आप को जहांगीर तरीन से दूर कर लिया था। मुझे याद है कि कई हफ्ते पहले आपने ही यहाँ पे कहा था कि अब जहांगीर तरीन जो लोगों को मिलवाया करता था खान साहब से, अब जहांगीर तरीन साहब को खुद टाइम लेना पड़ रहा है इमरान खान से मुलाकात के लिए, और वो भी बड़ी मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट का उन्हें टाइम दिया था। ये बात आपने प्रोग्राम में सनी साहब कही थी, मुझे याद है कई हफ्ते पहले। तो ये जो हकायक हैं वो कमेटियों से ऐसे ही अलग नहीं किया गया था उन्हें, वो उसकी वजह थी कि खान साहब को पता चल गया था कि ये मेरा साथी जो है ये आवाम को लूटने में मुलव्वस है। तो समी साहब जो शहजाद अकबर साहब की आपने बात की है, जो बात शहजाद अकबर साहब ने ये शुगर माफिया के 6 ग्रुपों का जिन्होंने फ़ायदा हासिल किया इस सारे क्राइसिस में, उनमें से उन्होंने कहा कि एक ग्रुप है। आपने बिल्कुल सही बात की है कि अब उस ग्रुप का नाम लेने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। फौरी तौर पर उसका नाम भी मंजर आम पर लाया जाए और एक दयानतदार इंक्वायरी टीम और कमीशन को धमकियां देने पर उस ग्रुप के उन अफराद के खिलाफ जिन्होंने ये धमकियां दी, फौजदारी मुकदमा कायम करके उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो किसी रू रियायत के मुस्तहिक नहीं है समी साहब जो इंक्वायरी पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। वाजिद ज़िया साहब को तो उस वक्त भी यार लोगों ने बड़ी धमकियां दी थी जब वो पनामा केस की तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की, और इस मामले में भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर जो शहजाद अरबाब साहब हैं, समी साहब, इन्होंने भी एक अपना ही निज़ाम चलाया हुआ था। ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के इंचार्ज थे,
इन्होंने अपने चहेतों को मुख्तलिफ जगहों पे अहम ओहदों पे लगाना शुरू कर दिया अफसरों को। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को जब ये पता चला कि ये हज़रत साहब जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं, वरना आपको पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी बड़ी इज्जत करते थे और इनको हर मामले में बड़ा आगे करके पेश करते थे, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको भी फारग किया कि भाई ये बंदा जिससे मैं तवक्को कर रहा था कि वो ब्यूरोक्रेसी को सही रास्ते पर चलाएगा, उसने तो अपने ज़ाती मकासद के लिए ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसलिए शहजाद अरबाब साहब की भी छुट्टी कराई गई। तो ये समी साहब जो इसी तरह पंजाब के वज़ीर खुराक हैं, समीउल्लाह चौधरी साहब, आपको पता उनके खिलाफ जब मीडिया में खबरें आई तो वो पैमरा में कंप्लेंट लेकर चले गए थे। तो अब क्या बात सामने आई कि मीडिया की खबरें दुरुस्त थीं। अब तो ये वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में तहकीकाती कमेटी ने कह दिया कि ये समीउल्लाह चौधरी साहब जो हैं इन्होंने नाअहली का, गफलत का मुजाहरा किया। तो अब ये सामने हकायक आने के बाद 25 तारीख में कोई ज़्यादा दिन नहीं है समी साहब, आज 7 तारीख हो गई है। तो ये लोग कानून के शिकंजे में आएंगे। इमरान खान इनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। और शरीफ ग्रुप जो है उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? मोहतरमा मरियम नवाज साहब के समधी का नाम क्यों नहीं लिया जाता? चौधरी मुनीर साहब का लिया गया। वो जो रहीम यार खान ग्रुप है वो किसका है? मैं आपको बताता हूँ कि जो चौधरी मूना सलाई का नाम लेते हैं, चौधरी मूना सलाई का हकीकतन उस ग्रुप में कोई अमल दखल नहीं है। वो जिस तरह लोग मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं, उन्होंने 3% उसके शेयर खरीदे। असल तो वो मिल है, ग्रुप है सारा चौधरी मुनीर साहब का। तो आप देखें कि ये इसमें फिर शरीफ ग्रुप भी शामिल है। ये बड़े बगले बजा रहे हैं ना जो अपोजिशन वाले, ओमनी ग्रुप भी शामिल है। तो ये कोई भी नहीं बचेगा। जहांगीर तरीन साहब भी नहीं बचेंगे, ओमनी ग्रुप भी नहीं बचेगा, शरीफ ग्रुप भी नहीं बचेगा। तो ये सब कानून के शिकंजे में आएंगे आने वाले दिनों में भाईजान। अच्छा, इसमें राना साहब एक और बात जो सामने आई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ये टास्क दे दिया है, इजाज़त दे दी है FIA को कि वो किसी को भी पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी पूछगिछ कर सकते हैं। मैं गिरफ्तारी या पकड़ने की बात तो मैं गिरफ्तार भी FIA कर सकती है भाई। तो हमें ये इत्तला मिल रही है कि जहांगीर तरीन साहब से भी पूछगिछ की जाएगी। नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन से भी सवाल और जवाब किए जाएंगे। और इसके अलावा जो एक और चीज़ सामने आई वो ये थी कि ये जो एक्सपोर्ट हुई है चीनी, 70% चीनी जो है अफगानिस्तान गई है। वहाँ पे खपत ही नहीं है कोई। इसका मतलब ये है कि जैसे आटा जाता है अफगानिस्तान से और स्मगल होकर पाकिस्तान वापस आता है। तो ये सारे का सारा ये घन चक्कर वही था। ये बुनियादी तौर पर जो फज्ड फिगर्स हैं, मैंने कल भी हम ये बात कर रहे थे, वो दे के तो ये चूना लगाया गया सारा। और अब क्योंकि इसकी तहकीकात शुरू हो गई हैं और इसकी तहकीकात से प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कह दी है और जनरल कमर जावेद बाजवा उनके साथ हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का भी बंदोबस्त कर रखा है कि अगर कोई नो कॉन्फिडेंस या कोई इस किस्म की इन्होंने मूव की तो उसके लिए भी उनके पास वो तैयार बैठे हैं लोग उनके पास आने के लिए। तो अब ये जो इंक्वायरी है वो बुनियादी तौर पर ये देखी जाएगी कि गन्ना कितना ख़रीदा गया, चीनी कितनी बनाई गई, किसको बेची गई। देखें, एक जो बड़ा सवाल है कि ये चीनी आपने किसको बेची। वो कहते थे ना जी चीनी की किल्लत हो गई, चीनी बिक गई है, स्टॉक नहीं है। तो जिसको बेची जाती है उसका तो रिकॉर्ड होता है ना कि आपने अगर कीमत बढ़ाई है, कीमत बढ़ाई गई है होर्डिंग करके, तो आप ये बताइए कि अगर स्टॉक नहीं है, आपने स्टॉक नहीं किया, तो चीनी बेची किसको? वो रजिस्टर सारे का सारा खाली है, बिकी तो थी नहीं, वो तो अपने ही गोदामों में पड़ी हुई थी बड़ी बड़ी तरपालों के नीचे के जैसे इसकी कीमत बढ़े तो फिर उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाए। अब धमकी क्या थी आपको ये पता है? शुगर मिल वालों ने धमकी क्या दी? धमकी ये दी, वो जिसका जिक्र शहजाद अकबर साहब पूरी तरह की है या नहीं उन्होंने किया मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जी रमज़ान शरीफ में शुगर जो है ये हम 100 रुपये किलो से ऊपर ले जाएंगे। आपने हमें हाथ लगाया तो 100 रुपये पर केजी ये बिकेगी रमज़ान में। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो अभी जो ये सारी रिपोर्ट वो पब्लिक कराई है और फोरेंसिक का इंतज़ार है, अगर अभी ये ना किया जाता तो ये शुगर मिल वाले, ये जो माफिया के लोग हैं, ये जिस अंदाज में चला रहे थे चीज़ों को, ये रमज़ान में लोगों को 100 रुपये किलो पर चीनी फरोख्त करने का मंसूबा बना रहे थे और धमकी दी इन्होंने कि हम ये कर देंगे। राना साहब, गजब खुदा का,
यानी क्रिसमस में पूरी दुनिया में कीमतें कम करते हैं ईसाई, और यहाँ पर ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं शुगर मिलों वाले रमज़ान में कह रहे हैं कि 100 रुपये किलो, क्योंकि रोज़ा खोलने वाले स्कंजमीन पीते हैं, लस्सियाँ पीते हैं, शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये धमकी थी सबसे बड़ी। और सर एक और सवाल भी है मेरा यहाँ पर, राना साहब से करूँगी मैं, कि ये जो एक्सपोर्ट किया है इन्होंने चीनी, इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी चीनी की कीमत है वो सबसे ज़्यादा महंगी एक्सपेंसिव चीनी है। हैरत है कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इतनी महंगी चीनी खरीद रहे हैं। पता चले कि जैसे यहाँ से अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग होके जाते थे, वहाँ से उनके अपने अकाउंट होते थे, फिर वहाँ यहाँ से वाइट मनी होके वापस आ जाता है, यही काम चीनी के साथ हो रहा हो राना साहब। देखें अलीना, मैं आपको बताऊँ, समी साहब ने ना 6-7 हफ्ते पहले यहाँ पर ही ये बात कही थी, 3-4 ग्रुपों का, उनमें ये जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी था। बिल्कुल ऐसा। ये एक ग्रुप जो इन 6 में शामिल है, हुंजा ग्रुप, उसका भी जिक्र किया गया था। ये रहीम खां वाले ग्रुप का भी जिक्र किया गया था कि भाई इनके गोदामों पर छापा मारकर चेक किया जाए वहाँ पे कितनी चीनी पड़ी हुई है, और इनसे वो रिकॉर्ड मांगा जाए कि ये किसको बेची है। ये 6-7 हफ्ते पहले समी साहब ने इसी जगह बैठ के ये बात कही थी कि ये इन लोगों ने वारदात की एक पूरी। अब वो वारदात जब सामने आ गई, एक्सपोज हो गई, तो अब ये परेशान हो रहे हैं कि ये हमें ये तवक्को नहीं कर रहे थे। जहांगीर तरीन साहब ने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, ये जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, वो तो अपने आप को वज़ीर, आप मुझे बताएं कि ये आज़म खान साहब से इनका क्या फड्डा था। आज़म खान कोई जहांगीर तरीन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आज़म खान प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। जहांगीर तरीन एक नाअहल आदमी जिन्हें अदालत उज़्मा ताहियात नाअहल करार दे चुकी, इन्होंने आज़म खान को क्या काम कहने होते थे, किस हैसियत में ये आज़म खान को काम कहते थे। यानी अजीब आदमी हैं कि अपनी बात की खुद नफ़ी कर रहे हैं कि भाई आप ताहियात नाअहल हैं, आप कैसे आज़म खान को कोई हदायत दे रहे थे, आपकी क्या हैसियत क्या थी, आज़म खान का आपके साथ क्या फड्डा था। मसला ये है कि अब ये कहते हैं, कल इन्होंने ये भी कहा, जो समी साहब ने अभी ये बात की है, कि अब ये कहते हैं कि 2013 का इलेक्शन पीटीआई हार ही गई थी। चलें, ये तो उन्होंने मान लिया कि इलेक्टेबल की जो सियासत कराई है खान साहब को, उन्होंने खुद कराई है। ये तो मान गए ना, मान गए वो कि गलत आइडिया देने वाले जहांगीर तरीन साहब ही थे बेसिकली, करप्ट लोगों को शामिल करने वाले पार्टी। एक बड़े सवाल का जवाब दिया उन्होंने। देखिए ये अलीना ये एक बड़े सवाल का जवाब है। राना साहब, ये जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि 2013 के इंतखाब के बाद मैं गया इमरान खान साहब के पास और मैंने उनसे कहा कि देखें जनाब, ये हम इस तरह से इलेक्शन हारे हैं, और ये देखें हम इसलिए हारे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स ठीक नहीं थे, तो ये जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं इनको हमें लाना होगा और हम इलेक्शन जीतेंगे। अब ये बात तो उन्होंने फिर इमरान खान साहब को कन्विंस किया, इमरान खान साहब को कायल किया। हम ये कहते थे कि बहुत सारे लोग कैसे दाखिल हो गए। आपको पता है एक ये भी चल रही थी बिथ कि ये एजेंसियां जिस पार्टी को जितवाना हो ना उसमें लोगों को शामिल कर देते हैं। ये जब जहांगीर तरीन साहब ने ये काम शुरू किया ना कि इलेक्टेबल्स को आना चाहिए, तो जो बहुत सारे दूसरे लोग थे उनको ये समझ आ गई कि अब ये जो इनकी पॉलिसी है ये दे आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट, और ये अब ये गवर्नमेंट में आने वाले हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी आगे होंगे। और डेफिनेटली जिस पार्टी जो जीतने वाली पार्टी जो नज़र आ रही होती है हर बंदा उसकी तरफ जाता है। तो ये जो एक मिथ थी कि ये किसने ये सारे लोग शामिल किए, कैसे हुए, क्या ये एजेंसियों ने किए, तो ये आज पता चला जहांगीर तरीन साहब ने ये जनाब ये एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर को, उनको कन्विंस किया कि इनको लाओ अपने साथ तो तुम बन सकोगे। और अब वो ये कह रहे थे कि ये बन गए, तो उनके कहने का मकसद ये था कि अब अगर ये बने हैं तो फिर जो इनका काम है वो तो इन्होंने करना है। राना साहब, तो खान साहब की तो पॉलिटिक्स ये नहीं है, वो तो नहीं करने देंगे ऐसा काम। इसी बात से तो समी साहब जहांगीर तरीन साहब को मायूसी हुई। उनका इनको लाने का मकसद ये था कि जहांगीर तरीन साहब अपनी मनमानी कर सकेंगे। यहाँ पे असम्बली में उनके लाए हुए बंदे मौजूद होंगे। इन्हें ये नहीं पता कि ये लोग जहांगीर तरीन के लिए नहीं आए थे पीटीआई में, ये इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ देखते हुए वो सामने आए, पीटीआई में आए थे। उनको पता था कि वोट कुछ हमारे हैं, बाकी इमरान खान के वोट मिलेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो उस सूरत हाल में समी साहब ये देखें, मैं आपको बताऊं, जहांगीर तरीन साहब ने कल एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि मेरे अब इमरान खान के साथ ताल्लुकात पहले ही ऐसे नहीं है। अच्छा भाई, पहले ही ऐसे ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं आपके? जब आप शुगर स्कैंडल में मुलव्वस हैं तो एक ईमानदार दयानतदार वजीर आज़म के साथ आपके पहले ही ऐसे ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? तो समी साहब, ये जो चीज़ें हैं ना, ये
इमरान खान ही ये जुर्रत कर सकता है पाकिस्तान में। आप देखें माजी में कितने कमीशन बनते थे, उनकी रिपोर्टों को दबाया जाता था। शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था साने मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए कमीशन। आप मुझे बताएं, मुझे राना साहब मुझे बताएं, और भाईजान मुझे बताएं, राना साहब, राना साहब सुने, ये आप कमिश्नरों को छोड़ें। राना मशहूद की वीडियो चली, हाँ, उस वीडियो में वो मासूफ पैसे ले रहे हैं, और ले भी किसके लिए रहे हैं? आपको पता है इन्होंने पूरी एक कार्रवाई करके उसको क्लियर करवाया उनको, राना मशहूद साहब को। यानी जो वीडियो चल रही है ना, ये अभी बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, ये मुझे बताएं कि ये मैं आपको हम वो वीडियो राना मशहूद साहब की जिसमें वो पैसे मांग रहे हैं, तकाजा कर रहे हैं, सब कुछ सामने है, लेकिन वो क्लियर हो गया, FIA ने क्लियर कर दिया हर चीज़ को। तो वो क्लियर, यानी जो इदारे हैं उनको इस हुकूमत ने एक वो जैसे वो लॉन्ड्री मशीन होती है ना, ये इदारों को लॉन्ड्री बनाया हुआ था। लोगों को सिर्फ एक अपने साथियों को वो बेईमानी करके आते थे और ये उनको एक सफाई की चिट दे देते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं राना साहब, हुकूमत तो ये सब कुछ एक जो शुगर माफिया और पता नहीं कितने फ्रंट्स पे लड़ रही है। एक जो दूसरा सबसे बड़ा अहम इशू है वो मैं आपको बताता हूँ, वो कोरोना के मामले पर। आप देखें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने बुला लिया है और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा और दूसरे लोग वो दें, आके ब्रीफिंग दें अदालत को। लेकिन अदालत ने तो आज बात खोल के रख दी राना साहब कि ये जो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये की किट्स की आप बात करें तो 1,500 रुपये पे भी आ रही है। और देखें आज जो अदालत ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है, जस्टिस गुलजार की सरबराही में ये बेंच था जिसमें काजी अमीन साहब भी थे, अताब बंदयाल भी थे। उन्होंने ये कहा कि जनाब आप ये बताएं कि जो दाखिली रास्ते हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर आपने क्या क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं? आप तफ्तान का कहते हैं कि जी ये वहाँ से लोग आ गए, और प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि जी वहाँ पर तो कोई जगह ही नहीं। तो आप बताएं आपने बनाया वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर? एयरपोर्ट्स पर आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं? और इस हवाले से अगर आपको जो लेजिस्लेशन नहीं वो लेजिस्लेशन करें। ये आप क्या आज राना साहब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑब्जर्वेशंस दी हैं, मैं तो वो देख रहा था कि उसमें तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दे दी है गवर्नमेंट को। ये भी तो एक बहुत बड़े एक बड़ी जंग है जो पाकिस्तान ने लड़नी है राना साहब। बिल्कुल, ये भाईजान बहुत बड़ी जंग है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो उन्होंने कहा है कि हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने, समी साहब, इन्हें हिदायत किया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सेंटर बनाएं। और देखें एक और भी केस आज चीफ जस्टिस साहब के सामने जो था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था भाईजान। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से मुल्ज़मान को रिहाई के अहकाम जारी हुए थे, उस पर भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप देखें कि वो फैसला भी जस्टिस काजी अमीन साहब ने तहरीर किया है और उस बेंच की सरबराही भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान कर रहे थे। और वो भी बड़ा एक तारीखी फैसला है और उसमें उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी है। आर्टिकल 184(3) के तहत उन्होंने उसको टेकअप कर लिया और उसमें उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के मुल्ज़मों की कोरोना के हवाले से रिहाई के अहकामात थे वो कलअदम करार दे दिए। और जो अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ पेश की थी उनको कबूल कर लिया और कहा कि अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ की रोशनी में जो लोग दोबारा गिरफ्तार होने हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी भाईजान, बिल्कुल ये बात आपकी सही है और ये ये भी एक ज़बरदस्त डिसीजन है। और इसका बेसिकली वो जो इख्तियारात किसके क्या हैं वो ये बुनियादी इशू ये है क्योंकि जो हाई कोर्ट्स के चीफ जज साहबान हैं उन्होंने शायद ये सुओ मोटो लिया और जिस पर अदालत उज़्मा ये समझती है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है, कानून में ऐसा ही है और इस मसले को वो वंस फॉर ऑल वो इसको सेटल करना चाहते हैं, इसको हल करना चाहते हैं। ठीक है समी साहब, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ क्या सुबह मैं शहजाद अकबर साहब को सुन रही थी और वो कह रहे थे ये जो रिपोर्ट आई है इंक्वायरी की, इसके अंदर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और लोगों को फाइन किए जाएँ, इससे ज़्यादा इस रिपोर्ट का कोई हासिल नहीं है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई के फैसला जो कि हाई कोर्ट ने किया था उसे कलादम करार दिया, उसी के हवाले से बात हो रही है। जी समी साहब। जी बिल्कुल देखें, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो मामला है ये इस चीज़ से इसका ताल्लुक है कि किसका क्या इख्तियार है, और इसमें अदालत ये वाजे कर चुकी है कि अगर इमरजेंसी भी हो तो भी इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी शख्स अपने इख्तियार से तजावुज़ करे। तो सारा जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जो मामला है, जो फैसला है, उन्होंने उसको सस्पेंड करके ये कहा है कि इन लोगों को वापस लाया जाए। अब मैं पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब ये मैं बात पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सिंध में कराची में बहुत सारे ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया जिनका ताल्लुक जो माजी की MQM थी उससे है, और उन पर बड़े बड़े चार्जेस हैं उन पर, लेकिन उनको भी रिहा ये रिपोर्ट है, ये एक ख़बर है, एक इन्फॉर्मेशन है, और इस पर तफसीलात भी जो है वो मांगी अदालत ने। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें देखें, ये जो ताकतवर लोग हैं ये बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। ये शुगर का जिक्र कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि इसमें आप फिगर्स दे के आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो बाकायदा फोरम है वहाँ से चीज़ें अप्रूव करवाते हैं, और फिर उसके बाद आप काम करते हैं। तो ये तो अगर प्राइम मिनिस्टर इसकी सफाई करने लगे हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा काम होगा और बड़ा मुश्किल काम है, और मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक कामयाब होंगे, क्या कर सकते हैं वो। 25 के बाद ये बात बिल्कुल सामने आ जाएगी। आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि जो कुछ भी हो, ये मैं तो इस मामले में रुकने वाला नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हम ये अदालत का जिक्र कर रहे हैं। अब आप देखें, किसी सेक्टर में आप चले जाएं, हेल्थ में आ जाएं आपको पता है वो जो आमिर कियानी साहब को हटाया गया था, वो भी जो मेडिसिन की जो कीमतें बढ़ा दी गई थी, ये बिल्कुल ऐसे लोगों की तैनाती की जाती है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये ग्रुप्स की सूरत में काम करती है, और फिर अपनी मर्ज़ी के जो अफसरान हैं उनको लगा के तो उस तरह की समरीज बनवाई जाती हैं, वैसा डाटा मंगवा के उसको जस्टिफाई किया जाता है, उन फोरम्स पर उसको अप्रूव कर लिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको पता है कि वो इशू हुआ था, कासमी साहब का सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि किस तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर ने किसी को बनवाना था चेयरमैन PTV या MD PTV, तो वो सारा का सारा निज़ाम जो है उनकी लॉन्डी बन गया था, और वो उन्हीं के कहने पे घूम रहा था। और हालांकि वो जी टेस्टिंग भी हुई और इंटरव्यूज़ के लिए भी लोगों को बुलाया गया, अखबार में इश्तिहार भी छपा, लेकिन क्योंकि अताउल हक कासमी साहब को ही बनाना था तो वो सारा सिस्टम जो था वो अताउल हक कासमी साहब की तरफ ही जा रहा था कि जी इन्हीं को बनाना है। तो पाकिस्तान में ये जो बताया जाता है ना कि काबीना ने आज ये फैसला कर लिया, उस फैसले की तौसीक कर दी, फलां ये आ गया, और ये प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ये कर दिया। राना साहब ये सब मिले हुए हैं, इस निज़ाम को ओवरऑल करने की ज़रूरत है। इसने इतना लोगों ने माल बनाया है, और यही वजह है पॉलिटिकल एफिलिएशंस की, सियासी जमातों की, और ये जो कानून साजी की है इन्होंने। देखें, आप देखें जो 18th अमेंडमेंट है, ये आप अपनी पार्टी के सरबराह के आपको उसके ऊपर ये पोजीशन उन्होंने दिलवाई है कि ये डॉन की पोजीशन है, जो पार्टी हेड है वो डॉन है। जो भी उनकी पार्टी की तरफ से MPA होगा या MA होगा, वो अपने उस जो बिग डॉन है उसकी इताअत, उसकी बैत उसके लिए जरूरी है, लेकिन नाम इसको डेमोक्रेसी का दिया गया। अब ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, आज देखें ना अदालत ने जो बात कही कि आप बताइए आपने डॉक्टर्स को क्यों कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है, ये क्यों, ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो डॉक्टर्स का सर्विस स्ट्रक्चर है, उस पर ये सारे DMG के लोग बैठे हुए आके, प्रोफेशनल आदमी आप डॉक्टर्स को दें वो उसको मैनेज कर लें। नहीं, ये सारे का सारा कंट्रोल है राना साहब, और ये चलता है, ये फैमिलीज में चल रहा है। इसको ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, ये अब मुझे नहीं पता किस तरफ जाएगी और वो कितना इसमें कामयाब होंगे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। हंस रहे हैं इस पर। जी राना साहब। जी भाईजान, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना, मैं समझता हूँ तमोड़ियां दे खखर च हथ पाता। ठीक है, इसमें बात ये है, आप देखें ये माफियाज जो है ना, तमोड़ियां तो आपको पता सुझा देती हैं काट काट के ये यूं फफड़। लेकिन ये देखें ना आप, ये मुख्तलिफ जगहों पर माफियाज बने हुए हैं। एक ये पाल्पा माफिया भी है,
आप देखें कि वो जहाज़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेचारे रुके हुए हैं, उनको लाना है, और उन्होंने पहले कहा कि जी हमें हिफाजती किट नहीं दी जा रही, जो बात गलत थी। उन्हें मुकम्मल हिफाजती किट फराहम की जा रही थी। असल चक्कर उनके और माली मराहत के मुतालबात थे। लेकिन जब अच्छा, यहाँ पर रुक जाए राना साहब, रुक जाए। आपको किसी ने, ओ भाईजान रुक जाए जरा एक सेकंड, आपको तो किसी ने बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन दे दी आज। ये भाईजान जरा ये किट्स जो इन्होंने दिए ना PIA वालों को, जरा वो चढ़ा दें। ये 2 नंबर किट्स दिए इन्होंने राना साहब, ये देख लें, आप तस्वीर देखें, ये किटें जो उन्होंने पहनी हुई हैं, ये जो आप पॉलीथीन जिस पे पाबंदी लगाई हुई है, जिस पे आप जाके रोटियां भी ले आते थे और दही भी लोग डलवा के ले आते हैं ये किट्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। पाल्पा देखें, मैं आपसे जज करूं, जो डॉक्टर्स हैं उनको किट्स चाहिए, जो लॉ इन्फोर्समेंट में है उनको किट्स चाहिए, जो पैरामेडिक्स हैं उनको किट्स चाहिए, जो एयर क्रू है उनको किट्स चाहिए। ये वो लोग इनको दे दी गई ना वो किट्स, उसके बाद इन्होंने नए मुतालबे रख दिए। क्या है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब किट्स दे दी गई तो नए मुतालबे रख दिए। भाईजान मुतालबे कौन से हैं? कोई तनख्वाह का मुतालबा तो नहीं किया ना? तनख्वाह का ही किया ना। वो कुछ तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा तो नहीं किया ना? वही तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा किया है समी साहब, वही मुतालबा कैसे था। तनख्वाह का क्या मुतालबा किया? इसीलिए कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। वो भाई मुतालबा तनख्वाह में इजाफे का नहीं है। जब आप डबल काम, एक सेकंड भाई, जब आप ओवर टाइम करते हैं, और नहीं राना साहब, जब आप ओवर टाइम करते हैं, एक ड्यूटी आपकी 8 घंटे की और आपसे काम करवाया जा रहा है 18 घंटे, तो क्या होगा उसका? आप पैसे के बगैर उससे काम करवाएंगे? 18 घंटे आजकल कहाँ पायलटों से काम लिया जा रहा है? आजकल तो पायलट छुट्टी पर है। ये तो स्पेशल फ्लाइट्स चलाई गई इस मौके पर। इस तरह की मेरी बात सुने कि वो बेचारे हमारे भाई बैरून मुल्क फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए देखिए इस वक्त एक कौमी जज्बे की ज़रूरत है, ना कि ओवर टाइम की और तनख्वाहों में कटौती नहीं होनी चाहिए, फलां नहीं होना चाहिए। ये सारी वो जज्बा तो है ना, फ्लाइट्स जा रही हैं, जज्बा तो है। फ्लाइट तो इसलिए जा रही है, जा रही हैं। ओ भाईजान मेरी बात सुने ना, फ्लाइट इसलिए जा रही है, फ्लाइट इसलिए जा रही है, फ्लाइट भाईजान इसलिए जा रही है कि PIA के सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की खिदमात हासिल कर ली थी। जब उन्होंने कहा कि C-130 जाके उनको लेकर आए तो इन्होंने कहा हमारा तो काम मुक गया, इसलिए फिर ये आ गए ड्यूटी पर वापस। राना साहब ज़रा थोड़े से रियलिस्टिक हो जाएं। आपने मुझे फ़ोन करके कहा कि दफ्तर में वो कुछ डिटोल का छिड़काव कर लें, यार हमने आना है वहाँ पे प्रोग्राम में, और ख़ुद तो हम इतने डरते हैं, और इन डॉक्टरों को मोबी लिफाफे प्लास्टिक के पहना के आप कहते हैं कि जाएं जी कौमी जज्बा शो करें। नहीं हम तो कहते हैं हम निकलते हैं वो तो हिफाजती और लोग घरों में स्काइप के सामने बैठ के डॉक्टरों के तो हम साथ हैं, ये फ्रंट लाइन पे राना साहब, खुदा अल्लाह का खौफ मामले में ऐसे थोड़ी होता है। PIA वाले हों या डॉक्टर हो, साथ ही है गुफ्तगू में, नर्से हो, पैरामेडिक्स हो, इनके साथ उनको सारा सामान मिलना चाहिए। सामान नहीं देना, मर जान, कौमी जज्बा दिखा दे। नहीं भाईजान, सामान उनको सबसे पहले मिलना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं पाल्पा जो है वो उसको वो डिमांड उनकी ऐसी है। भाईजान ये डिमांड बाकी नहीं लानी चाहिए। उनको जो जितना काम करे उतने पैसे भी उसको देना। और भाईजान पैसे तो मिल ही रहे हैं ना, पायलट्स को माशाल्लाह बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। जी समी साहब, ये राना साहब एक तरफ ये हैं शुगर वाले, अरबों रुपए खा गए, ये बड़े बड़े लोग, ये रेड जोन बनाए हुए हैं, इन्होंने व्हाइट जोन बनाए हुए हैं, इधर अंदर किसी को घुसने नहीं, परिंदे को नहीं जाने देते, गोली मार देते हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से मैंने पहले में एक चीज दोबारा कहने का मौका मुझे आज मिल नहीं रहा है। दोनों आज बराबरी की उसमें हैं, टक्कर पे हैं। तो वो ये है कि कल से आज तक मैं ये देख रही थी कि हुकूमत के बहुत से वुज़रा जो हैं और बहुत ही सीनियर वुज़रा वो जहांगीर तरीन साहब की एक तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और समी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा ये जो आटा चीनी की सारी चीज़ें हुई हैं, इसके ऊपर हुकूमत ने अपने लिए एक और मुसीबत खड़ी कर ली है।
अब जाहिर है इसमें ये मुसीबत तो खड़ी की है, लेकिन ये तो ऐसी मुसीबत है कि इसका हल तो निकालना पड़ेगा। जो लोग लूट रहे हैं, अब हुकूमतों के अंदर जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल लॉबीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत बेहतर अंदाज में समझती है कि पावरफुल लॉबीज़ कहाँ कहाँ पर हैं और किस किस तरीके से क्या कर रही हैं। कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जिसके अंदर लॉबीज़ ना हो। स्कैंडल सामने आया है। जो एक रिपोर्ट बनवाई है, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो उन्होंने कोई इस पर तनकीद नहीं की। उन्होंने, अगर हम देखेंगे तो उन्होंने इसको, एक स्कैंडल सामने आया और गवर्नमेंट खुद लेके आई है, ये कोई मीडिया ने नहीं किया। यानी एक चीज़ हुई, उस पर डिमांड हुई, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई और वो सामने आ गई, तो ये गवर्नमेंट ने खुद किया है। तो अब इसका हल तो निकालना होगा ना। इसके हल के बगैर कैसे आप आगे बढ़ेंगे? आप सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे अगर ये ऐसा आप नहीं कर सकते तो? और ये जो इस वक्त मुल्क के इश्यूज़ हैं, उसमें हमें अब गवर्नमेंट भी, एग्जेक्टिव भी कहीं मूव करती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले एक वैक्यूम था जिसमें सुप्रीम कोर्ट फिल इन करती थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी के हवाले से कई उन्होंने आज ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं और कहा भी है हुकूमत से कि वो जो उसका हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको कहाँ पे लगाए आप फेंक रहे हैं और उसको बनाएं। फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों आप उन्हें रख रहे हैं? उन्हें मुस्तकिल आप जॉब दें, उनको किट्स दें। और जो मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि आप क्वारंटाइन सेंटर बनाएं और उसके लिए जिस लेजिस्लेशन की ज़रूरत है वो लेजिस्लेशन करें। तो अदालत तो मुस्तकिल ये कह रही है, हर चीज़ पे कह रही है आपको, इख्तियारात के तवाज़न पे। अभी आप ब्रेक में मुझसे कह रही थी कि इस पर बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। बिल्कुल बात की है। हम बहुत सारी बातें, देखिए ये कानूनी इश्यूज़ हैं, हम बहुत सारी बातें, अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, हम आइनी तौर पर पाबंद हैं कि उनका एहतराम करें। और कोई इस किस्म की हमारी गुफ्तगू से कोई इस किस्म का तासुर नहीं जाना चाहिए जिससे ये हो कि हम अदालत का कोई मजाक उड़ा रहे हैं खुदा न खास्ता, या तौहीन अदालत के मुर्तकब में। एक इशू है लीगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट्स के, उनके क्या इख्तियारात हैं और अदालत उज़्मा क्या, और इसको अदालत उज़्मा नहीं सर, उन्होंने बड़े तरीके से ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं और उन्होंने कहा है कि जो 561 है CRPC ये कहता है हाई कोर्ट की कि वो एग्जीक्यूटिव इंतजामिया और कोई भी नॉन जुडिशियल फोरम है उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कहा है कि जेल के जो रूल है सेक्शन 7 और एक्ट है 1900, उसके हिसाब से अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो सारा आपका जो मैकेनिज्म है वो वहाँ पर मौजूद है, आप एक आर्जी जगह बना देते हैं ऐसे कैदियों के लिए। उन्होंने एक एक चीज़ ब्रीफ की है सर। देखिए अलीना, बात ये है, ये जो होते हैं ना अदालती फोरम, ये इसीलिए ये अदालती निज़ाम में ये रखा गया है कि एक अदालत है, फिर उसके बाद दूसरी अदालत है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है ऊपर, सबसे बड़ी अदालत जो मुल्क की होती है। तो ये अदालतें फैसले मातहत अदालतों के उनका जायज़ा लेती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो अपने मातहत अदालतों के फ़ैसलों का जायज़ा लेती हैं और उनमें अगर किसी जगह कानूनी कोई इस तरह का सुकम पाया जाए तो उसकी निशानदेही भी करते हैं और ऐसे फ़ैसलों को कलअदम भी कर देते हैं। तो इसी तरीके से इस केस में भी समी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि तमाम अदलिया काबिल एहतराम है, लेकिन ये हमारा जो दुनिया में अदालती निज़ाम इसी तरह होता है कि एक अदालत है, उसके ऊपर दूसरी अदालत है, अगर एक ही अदालत से फ़ैसला सही होने का हो कि भाई वो मुकम्मल तौर पर सही हो तो फिर ये अपील का सिस्टम और ये सारी चीज़ें तो ना हो। तो इसलिए ये जो हाई कोर्ट्स ने फ़ैसले किए थे वो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि उनको कलअदम करार दे दिया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने, देखें, ये जो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, ये उनकी बड़ी वाज़े ऑब्जर्वेशंस आई कि भाई ये सिर्फ अदालत उज़्मा का इख्तियार है। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए इसको इस तरफ कोई, ये एक कानूनी, समीर साहब ने सही कहा कि ये और कानूनी मामला है। कल ब्रीफिंग मांग ली है सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर। बिल्कुल, सुप्रीम कोरोना पर कल ब्रीफिंग मांग ली है अदालत ने, उस पर भी वो डायरेक्शन देंगे ब्रीफिंग आके। डॉक्टर मिर्जा साहब ने ब्रीफिंग देनी है और जिनके बारे में कोर्ट के रिमार्क्स मिले वो अपनी प्रेडिक्शन के अलावा कुछ नहीं करते। वैसे उन्होंने आज टाइगर फोर्स के हवाले से देखें, एहसास प्रोग्राम के हवाले से तो पैराग्राफ आज अटॉर्नी जनरल साहब ने निकलवाया है। क्या है ना सभी टाइगर फोर्स में उन्होंने वो जो टाइगर फोर्स है उसमें 8 लाख बंदे जमा हो गए हैं, अब उसकी तादाद आ गई है, लेकिन अदालत कहती है कि उसको आप एक कानूनी शक्ल दें। अब वैसे राना साहब एक बात है, ये 8 लाख जो लोग भर्ती हुए हैं ये कौन लोग हैं, क्या इनका का बैकग्राउंड किसी ने इतनी जल्दी में चेक किया और वो सब कुछ ये ले जाएंगे क्या? ये तो एक बड़ा मैस नहीं हो जाएगा? नहीं भाईजान, कोई कुछ नहीं ले जाएगा।
बात यह है कि ये एक हंगामी सूरत हाल से निपटने की प्राइम मिनिस्टर साहब की तैयारी है और ये एक तरह के रजाकार हैं। इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो कि किसी इलाके में मुकम्मल लॉकडाउन हो, उसको तो वही मिलेगा जो उसने लेके जाना है। भाईजान किसी इलाके में मुकम्मल लॉकडाउन हो तो ये लोग घर घर खाना पहुंचाने में लोगों की मदद कर सकें। अब वो कितना खाना खुद खा लेगा अगर कोई बंदा ऐसी नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी जिसको राना साहब किसी ने किसी भूखे से पूछा था 2 और 2 क्या होता है, उसने कहा 4 रोटियां। तो जिसको तनख्वाह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको आप ये देंगे तो उसके लिए तो यही मालेगा। सर इस सवाल का जवाब वैसे हमें उस्मान डार से लेना चाहिए। लोगों के जज्बे की कदर करनी चाहिए जो अपने आप को पेश कर रहे हैं रजाकार बनाने के लिए। मसला ये ना, इसमें भी सवाल उठाया जा रहा है कि कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, हमें कैसे पता चला सामान लिया और कहीं देने की बजाय कि 8 लाख लोग ही आए हैं। क्योंकि डेफिनेटली अब ये भी कहा जा रहा है कि उनकी वर्दियां बनवाई जाएंगी, उन्हें फैसिलिटीज दी जाएंगी, पैसे लगेंगे सर। सियासी पार्टियां भी इसमें मदद कर रही हैं, वो भी अपने अपने तौर पर फंड ये वही 6 ग्रुप तो नहीं है जो मदद कर रहे हैं? नहीं। अच्छा बस ठीक है, ये सियासी पार्टियां तो सारी लूट के खा गई हैं इस मुल्क को। जो कोई कर सकता है इस आफत। चलिए सर 25 अप्रैल तक हम इंतजार करेंगे, यही चीजें और यही होती रहेगी। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।